हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे। आईएमएफ को, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वह क्या है, कैसे काम करता है, स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, सभी लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले ये आता मुद्दा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वह क्या है बेसिकली, उसकी स्थापना क्यों हुई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों हुई, कारण क्या है। तो चलिए अब इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर जो है कोई ऐसी संस्था नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पर, जो आयात निर्यात होता है दोनों देशों के बीच, जो मुद्रा का प्रवाह होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें जो है विनिमय दर में स्थायित्व लाज के, विनिमय दर में यानी एक्सचेंज रेट में, या जो अगर किसी की मुद्रा की मांग मान लीजिए डॉलर में जैसे मुद्रा में इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर ज़्यादा चलता है क्योंकि उसकी साख ज़्यादा, उसकी क्रेडिट ज़्यादा है, उसको लोग जो है उसमें ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि हम डॉलर में अगर व्यापार करेंगे, अगर डॉलर हमें मिला तो इससे हमें पैसे कहीं ना कहीं या जो अपनी देश की मुद्रा वो मिल जाएगी। तो डॉलर की साख ज़्यादा है, इससे पहले जो यूरो की साख ज़्यादा थी, जो यूरोप में चलता है यूरो इंटरनेशनल लेवल पर। तो जब मंदी का दौर आता था, या जब या कह लीजिए कि जब किसी जैसे डॉलर में ही अमेरिका में ही ज़्यादा जो है मंदी आ गई, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरा जो एक पूंजी का चक्कर है वो प्रवाहित होता था। क्यों होता था? आयात निर्यात पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। तो इस व्यवस्था के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे भारत में आरबीआई काम करता है नेशनल लेवल पर, उसी प्रकार इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी संस्था हो जो काम कर सके। यानी जब मुद्रा का प्रवाह ज्यादा बढ़े तो मुद्रा को रोककर उसको जो है स्थायित्व दे सके, और जब मुद्रा का प्रवाह कम हो तो उसमें जो है इंटरनेशनल मार्केट में मुद्रा डाल सके। ठीक है, तो इसलिए आईएमएफ बनाया गया 1944 में। इसके साथ ही विश्व बैंक भी बनाया गया। विश्व बैंक का उद्देश्य बिल्कुल अलग। विश्व बैंक का उद्देश्य बैंक वाला उद्देश्य नहीं है। विश्व बैंक का उद्देश्य है विकासात्मक कार्य करना, लंबे ऋण देना, ठीक है। और आईएमएफ का कार्य है जिस प्रकार आरबीआई का कार्य है, यानी मुद्रा अगर प्रवाह कम हो रही है तो ज्यादा करना, मुद्रा प्रवाह अगर ज्यादा हो रही है, कोई ज्यादा चल रही है तो उसको कम करना, ये आईएमएफ का काम है। तो चलिए अब मैं इसके इतिहास पर लेकर चलता हूँ किस प्रकार यह बना। तो देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें जितने भी विकसित देश हैं वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है इन संस्थाओं की स्थापना की। कौन कौन सी संस्थाएं थी? विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, दोनों। ठीक है। और इसके बाद जो है यह पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हैं, तो ये दोनों ही वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी। तो वहां पर हैं ये दोनों। ठीक है, अब आईएमएफ के काम पर चलते हैं। आईएमएफ का मैंने बता दिया क्यों स्थापना हुई। अब आईएमएफ के काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। जैसे मैंने बताया कि अगर पूंजी कम होती है तो कौन ज्यादा जो प्रवाह करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। जैसे अब श्रीलंका में मंदी आ गई बहुत ज्यादा, तो अब यह पूछे कि कोई कि बताओ श्रीलंका में मंदी आ गई तो अब इसकी श्रीलंका की सहायता विश्व बैंक करेगा या आईएमएफ करेगा? ठीक है, बताओ कौन करेगा? त्वरित सहायता तो आईएमएफ करेगा। त्वरित सहायता कौन करता है? सबसे पहले आईएमएफ करता है। क्यों आईएमएफ करता है? क्योंकि आईएमएफ के पास ही सबसे ज्यादा पूंजी का पिटारा है। आईएमएफ में जो है वोटिंग का अधिकार किस प्रकार है? जितने भी इसके सदस्य हैं उसको वोटिंग जो मिली हुई है वो है इसमें जिन्होंने जितना धन लगाया उसके आधार पर मिली है। जैसे भारत ने जितने इसके शेयर खरीदे हुए हैं, जैसे भारत को वोटिंग राइट उतना ही समथिंग 2.75% भारत को वोटिंग राइट है, क्योंकि भारत ने इतना ही इसमें धन लगाया हुआ है। इसी प्रकार जितने विकसित देश में धन लगाए उनका वोटिंग राइट उतना ही है। यानी जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें जो वोट होते हैं उसमें भारत के वोट की वैल्यू 2.75 है। ठीक है, कि इनको ऋण देना है, इनको ऋण नहीं देना है, ये सहायता करनी है, ये इस प्रकार करना है। तो वहां पर आईएमएफ में हमारा 2.75% है। इसे एसडीजी कहते हैं। ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर कहते हैं इसे, एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी आहरण अधिकार। कि हमने कितनी पूंजी लगाई है उसी आधार पर हमारे
जो है अधिकार होते हैं। अब यह आईएमएफ में जो बोर्ड का पैनल होता है उसमें सभी देशों के गवर्नर होते हैं, ठीक है, सभी देशों के गवर्नर होते हैं और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। एक तो भारत का आरबीआई का गवर्नर होगा और एक वैकल्पिक गवर्नर होगा। वैकल्पिक गवर्नर को कहते हैं जो उस देश के राष्ट्रीय बैंक का गवर्नर हो। जैसे भारत का गवर्नर है राष्ट्रीय बैंक का, तो यह वहां पर वैकल्पिक गवर्नर होगा। और गवर्नर कौन होगा वहां पर? जो भारत की वित्त मंत्री है, जो भारत की वित्त मंत्री है वह वहां पर गवर्नर होगी, ठीक है। जो आईएमएफ में भारत का गवर्नर कौन होगा? वित्त मंत्री होगी। और वैकल्पिक गवर्नर कौन होगा आईएमएफ में? वैकल्पिक गवर्नर होगा आरबीआई का गवर्नर। जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का, उसका जो गवर्नर होगा वह वहां पर वैकल्पिक गवर्नर होगा, ठीक है। अगर गवर्नर अनुपस्थित है वहां पर, जो मान लीजिए वित्त मंत्री अनुपस्थित है, नहीं है, और वहां पर भारत का गवर्नर है, तो वह मत करेगा भारत की ओर से, ठीक है, मत करेगा भारत की ओर से। अब दूसरा काम जो है आईएमएफ का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास, जैसे मैंने पहले ही बताया है, आईएमएफ क्या करता है? स्थायित्व लाता है इंटरनेशनल लेवल पर, आयात निर्यात में, और जो डंपिंग की अगर कोई चाल चल रहा है तो उसको रोकना वगैरह वगैरह, ये काम करता है। डंपिंग का मतलब है कि कहीं ढेर लगा देना, किसी के देश में ज्यादा सस्ती चीजें बेचकर उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की एक साजिश रचना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास, दूसरा काम यह है इसका। अब तीसरे काम पर आए, तीसरा काम क्या है आईएमएफ का? तो चलिए लिखता हूं तीसरा काम यहाँ पर, विनिमय दरों का स्थिरीकरण। विनिमय 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 दरों का स्थिरीकरण, यानी रुपये की वैल्यू की डॉलर की वैल्यू के हिसाब से अगर उनमें गिरावट आती है तो उनका बराबर रखना, अगर उनमें कमी आती है तो उस हिसाब से बराबर रखना। जैसे अब $1 जो है समथिंग 80 रुपए के है, तो यह कौन करता है? $1 80 रुपए के बराबर है, ये कौन करता है? ये आईएमएफ करता है, ठीक है। 80 रुपए के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि जो 80 रुपए की क्रय शक्ति है और जो $1 की क्रय शक्ति है वो समान है, इसलिए जो है रुपये 80 रुपए $1 के बराबर हो गए। ये किस चीज पर चलती हैं चीजें? क्रय शक्ति पर। नापता किस चीज पर है? क्रय शक्ति पर। आईएमएफ यानी क्रय शक्ति पर मापता है, उसी आधार पर इसको ऊपर करता है। मान लीजिए अगर 70 रुपए में $1 बराबर चीजें आने लगी तो ₹1 70 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो ये करता है आईएमएफ, यही कहते हैं विनिमय दरों का स्थिरीकरण। इसी प्रकार यह करता है, विनिमय दरों का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। चलिए अब अगले इस पर पॉइंट आते हैं, अगले इसकी बात पर आते हैं, आगे और क्या क्या यह करता है। रुक जाओ एक बार मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला जो बिंदु करता है विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति। विनिमय विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रतिबंधों की समाप्ति, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान, तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था, की व्यवस्था। तीसरा काम क्या करता है? विनिमय जो प्रतिबंध होते हैं, जो एक्सचेंज की जो प्रतिबंध लगा देते हैं कि हम आपके साथ विनिमय नहीं करेंगे, इस मुद्रा में विनिमय नहीं करेंगे, उसको समाप्त करता है, ठीक है। बहुपक्षीय भुगतान को बढ़ावा देता है, बहुपक्षीय भुगतान को, दो देशों के बीच जो भुगतान होता है उसको बढ़ावा देता है। वो अपनी मुद्रा में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो भुगतान कर सकते हैं कि उनको डॉलर ही में करना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु जो है इसका, पांचवा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट, भुगतान संतुलन की समस्या। भुगतान संतुलन की समस्या, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्धि, आर्थिक सहायता की उपलब्धि, आर्थिक सहायता की उपलब्धि। जैसे मैंने श्रीलंका वाला उदाहरण देकर समझाया था, आर्थिक संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया मतलब हम जो मंगवा रहे हैं बाहर से, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम उसका भुगतान कर सके, तो इसे कहते हैं आर्थिक संकट। आर्थिक संकट आ गया तो उस समय उस चीज का भुगतान करने के लिए, जैसे श्रीलंका में हुआ था कि आयात तो कर लिया लेकिन आयात के लिए जो पूंजी थी ही नहीं उनके पास, ठीक है, पूंजी ही खत्म हो गई थी, आयात के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचा था, विदेशी फंड ही नहीं बचा था। तो तब आईएमएफ ने है उनकी सहायता की थी। तो भुगतान संतुलन की समस्या को भी दूर करता है सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देकर। ये क्या होगी? ये त्वरित सहायता होगी, त्वरित सहायता होगी, यानी त्वरित सहायता कौन देता है? आईएमएफ देता है, ठीक है।
चलो, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा तथा उनकी अवधि में कमी। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान होते हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके, उनमें कोई संकट ना आए, और अगर कोई तीव्र सहायता चाहिए तो आईएमएफ वह करता है। ठीक है, अब आईएमएफ के बारे में मैंने इतनी चीजें बता दी, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है, कौन कौन सी सहायता देता है, स्थापना क्यों हुई थी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। आगे अगर यह बात करें कि इसके जो प्रतिनिधि मंडल में, जैसे भारत का गवर्नर वहां पर वैकल्पिक गवर्नर कहलाता है, और भारत की वित्त मंत्री जो है वहां पर गवर्नर कहलाती है, सदस्य देशों की गवर्नर कहलाती है। ठीक है, कहलाते हैं। जो आईएमएफ का बोर्ड होता है उसमें सभी सदस्य देशों, ये जो है ये किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन कौन से देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके साथ अन्य देशों के भी होते हैं। तो एक कार्यकारी निदेशक मंडल एक बन जाता है। इसमें जो है बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये जो मंडल बनता है बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारत के गवर्नर हो गए और वित्त मंत्री हो गए, साथ में इन देशों के भी जो कार्यकारी निदेशक हो गए, उनके साथ मिलकर एक मंडल बनता है जो वहां पर इन सभी चारों देशों का आईएमएफ में प्रतिनिधित्व करता है। चारों देशों का आईएमएफ में प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन से देश हो गए, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और भारत। ठीक है, अहम भूमिका किसकी है, भारत की। इन तीनों देशों को कौन लीड करता है, भारत करता है। ठीक है, आईएमएफ में, क्योंकि भारत के वोटिंग राइट्स इनमें से सबसे ज्यादा, यानी भारत ने आईएमएफ में सबसे ज्यादा पूंजी लगा रखी है। ठीक है, तो श्रीलंका का संकट आया तो यहां पर भी जो भारत की भूमिका अहम हो जाती है। अब जल्दी, अब आईएमएफ के साथ जो भारत ने समझौते भी किए हैं, और आईएमएफ का जो है एक वो है, एक अधिकार पत्र है, उसके अनुसार जो है आईएमएफ देशों के जो वित्तीय जो हालत है उसका अवलोकन करता है, उसको देखता है कि अंदर ही अंदर पैसा खत्म तो नहीं हो गया, मतलब पैसे की वैल्यू तो नहीं खत्म हो गई, इन्होंने वैसे ही नोट ज्यादा छाप दिए और पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई, पैसे की क्रय शक्ति ही खत्म हो गई हो। तो इसके लिए आईएमएफ रिपोर्ट और भारत के जो वित्तीय सलाहकार हैं, जो आरबीआई का गवर्नर है, उसके साथ भी जो है मीटिंग लेते हैं, आईएमएफ में ही लेते हैं। ठीक है, जो वाशिंगटन डीसी में है, इसी आधार पर आईएमएफ में भी लेते हैं। और बहुत से जो है भारत के साथ जो है समझौते भी होते हैं। आईएमएफ जब समझौते करता है, किसी देश को ऋण देता है, तो इसकी शर्तें भी उन देशों को माननी पड़ती हैं। शर्तें बहुत सारी होती हैं, जैसे आप जो है अपने जो आयात करेंगे उसमें कमी लाएंगे, उसके उस पर जो टैक्स लगाते हैं उसमें कमी लाएंगे। आयात अगर हम करते हैं दूसरे देशों से और उस पर टैक्स लगाते हैं तो वह चीज़ महंगी हो जाती है। टैक्स क्यों लगाते हैं, उस चीज़ को महंगी करने के लिए। ठीक है, ताकि वह चीज़ महंगी हो जाए और जो हमारा यहाँ पर जो आदमी है अगर वो चीज़ वह बना रहा है तो उसकी चीज़ उसके सामने सस्ती पड़ जाए, तो हमारे देश की चीज़ बिक जाए हमारे देश के अंदर ही, तो हमारे देश के अंदर ही हमारा पैसा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम टैक्स हटा देंगे तो जो बाहर से चीज़ आ रही है वह सस्ती होगी, क्योंकि विकसित देशों में बन रही है, मशीनों से, प्रौद्योगिकी से बन रही है, तो हो सकता है वो सस्ती हो। मैं बता रहा हूँ, आपको संभावना बता रहा हूँ किस प्रकार, तो हो सकता है वो सस्ती हो। तो अगर बिना टैक्स के वो चीज़ आएगी तो यहाँ पर जो बना रहा है उससे वह प्रतिस्पर्धा करेगी, चूंकि इसकी चीज़ महंगी होगी। ठीक है, महंगी होगी भारत वाले की, तो भारत वाले की चीज़ लोग खरीदेंगे नहीं, तो इसका पैसा डाउन पड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर पैसा हमारे भारत के अंदर ही नहीं रहेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो आईएमएफ कुछ इस प्रकार की शर्तें लगाता है कि जब आप आयात करोगे तो उस पर टैक्स कम करोगे। ठीक है, ताकि जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सके मतलब विकसित देशों के और जो एक विकासशील देशों के सभी को जो है आपस में एक गांव के रूप में बना दिया जाए, यानी किसी की कोई बाधाएं नहीं रहे, किसी को कोई बैरिकेड नहीं रहे। अब आईएमएफ ये चीजें क्यों करता, टैक्स क्यों कम करता, इसमें आईएमएफ का हित है, क्योंकि आईएमएफ कोई समाजवादी संस्था नहीं, यहाँ पर इसका उद्देश्य कोई किसी का भला करना नहीं है। श्रीलंका में संकट आया तो ये बेचारे उनका भला करने नहीं गए हैं, ये पक्के बदमाश हैं, ये जो है अपना हित देखते हैं। क्योंकि आईएमएफ में पैसा जिन लोगों ने लगा रखा है उन्होंने चाहिए कि जो उनका पैसा है वो ज्यादा रिटर्न में आए, जो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उनका रिटर्न ज्यादा है। और सबसे ज्यादा आईएमएफ में इन्वेस्ट किसने कर रखा है, विकसित देशों ने कर रखा है। तो विकसित देश ही ऐसी शर्तें लदवाते हैं, लादते हैं जिससे उन्हीं का हित हो। अगर अब श्रीलंका को सहायता दी
तो यह शर्तें ला दी जाएंगी कि आप आयात पर टैक्स कम करोगे, तो इससे जो है टैक्स कम होगा तो विकसित देशों के उत्पाद इनडायरेक्टली ज़्यादा बिकेंगे, और ज़्यादा बिकेंगे तो पूंजी इनकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से मदद की और मदद के बहाने जो है अपना फायदा करवा लिया। अब देखिए मैं इसको जो है एक बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा समय लूंगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी, आईएमएफ को भूल जाओ, ये मैं कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर। यहाँ पर एक व्यापारी है, आपके घर में जो है मान लो पैसे की कमी हो गई, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपके घर में पैसे की कमी हो गई है, आपके पास जो है रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है या खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप व्यापारी के पास गए, व्यापारी को बोला कि आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। व्यापारी बोला मैं आपको पैसे क्यों दूं, क्या पता मेरे पैसे डूब जाएं। तो आप जो है घर पे आए, कुछ सामान था आपका, आपने वो गिरवी रखा, वो गिरवी रखा तो व्यापारी को लगा हाँ अब हम मेरी पैसे की सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं इस सामान को बेच दूंगा। तो व्यापारी ने कहा ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तो चूंकि आप भूखे मर रहे हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सोचा कि चलो कोई पैसा दे नहीं रहा तो व्यापारी दे रहा, तो कुछ शर्तें मान लेते हैं। व्यापारी बोला कि आपको जो जितना भी सामान खरीदना पड़ेगा भविष्य में, वो मेरी दुकान से खरीदना पड़ेगा। तो बोल दोगे ठीक है इसमें खरीद लेंगे, हमारा क्या जाता है, हम दूसरे से भी खरीद रहे थे, आपसे भी खरीद रहे हैं। दूसरा बोलेगा व्यापारी कि जो भी आप सामान खरीदोगे उसके साथ आपको हर बार, उसके साथ आपको हर बार कुछ जो है सामानों पर निश्चित सामानों पर निश्चित सामानों पर जो है ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा पैसा देने का मतलब है कि उसमें जो है आपको वो चीजें थोड़ी महंगी भी हमारी दुकान से खरीदनी पड़ेंगी। तो बोलोगे ठीक है हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अभी पैसे ही नहीं है। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट जो है आईएमएफ पर लागू होता है। आईएमएफ है व्यापारी, ठीक, आईएमएफ है व्यापारी, व्यापारी मतलब विकसित देश, ठीक है, और इसमें जिन्होंने पैसा लगा रखा है विकसित देशों ने, भारत का तो 2.75% है भाई, भारत का तो कुछ है ही नहीं, भारत का तो सिर्फ 2.75% है। तो उसी प्रकार आईएमएफ एक व्यापारी है। आईएमएफ को अगर कोई सहायता के लिए कहता है कि सहायता करो, जैसे श्रीलंका भागा भागा गया आईएमएफ के पास कि हम तो बर्बाद हो गए, तो आईएमएफ ने बोला हम आपकी सहायता करें, क्यों करें, सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, देंगे तो ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बताया सामान हमसे ही खरीदना पड़ेगा, हमारा जो है जो शर्तें हैं हमारी माननी पड़ेंगी, टैक्स कम करना पड़ेगा, सुशासन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप कम करना पड़ेगा, ताकि जो निजी कंपनियां हैं वो यहाँ पर निवेश कर सके ज्यादा से ज्यादा। और निजी कंपनियां किसकी निवेश करेंगी, निजी कंपनियां तो इन्हीं व्यापारियों की निवेश करेंगी, विकसित देशों की। तो ये था पूरा आईएमएफ का कॉन्सेप्ट। आईएमएफ इस प्रकार काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित क्यों हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो विश्व स्तर पर जो है पूंजी का जो प्रवाह हो रहा है उसमें जो स्थायित्व ला सके, यानी यह देख सके कि भारत के जो रुपए की वैल्यू है वह अनावश्यक ना बढ़े, जैसे डॉलर की वैल्यू है वह अनावश्यक ना बढ़े, वो है जो है इनके क्रय शक्ति के अनुसार बढ़े, इनकी क्रय शक्ति के अनुसार घटे। इस प्रकार मैंने समझा दिया। चलो मैं इसको और इजी करता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आए और इजी करता हूं इसको। चलो देखिए झोल कैसे होता है, झोल होता है कई तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर झोल कई तरीके से होता है। देखो एक सेकंड में इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, एक बार थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर झोल कैसे होता है। अब हमारे जो भारत में है, हमारे भारत की जो रुपए की वैल्यू है वो रुपए की वैल्यू बहुत कम हो गई मान लो, ठीक है, क्रय शक्ति बहुत कम हो गई, ठीक है, और डॉलर की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है जो इंटरनेशनल लेवल पर है वह अच्छी है, उसको लोग साख मतलब उसको अच्छी मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। और मुद्रा की ताकत वहीं से होती है जब उस पर लोग भरोसा करते हैं। भारत के रुपए की क्रय शक्ति कम है तो इस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, सोचेंगे यार ये तो कभी भी डूब सकता है, यानी इसकी क्रय शक्ति और भी कम हो सकती है। अब किसी ने मान लो रुपए में सामान खरीदा, ठीक है, और रुपए में सामान बेचा, जब उसने रुपए में सामान खरीदा था उस रुपए की जो क्रय शक्ति थी वह इतनी थी कि वह जितने में उसने सामान खरीदा था वह 10 केजी गेहूं खरीद सकता था, ठीक है, लेकिन जब उसने रुपए में सामान खरीद कर रुपए में सामान बेचा तब उसकी रुपए की क्रय शक्ति इतनी रहेगी कि वह 8 केजी ही गेहूं खरीद सकता था उतने रुपए में। पहले वह 10 केजी गेहूं खरीद सकता था उतने रुपए में, ठीक है। तो अब इस व्यापारी को तो घाटा हो गया,
क्यों हो गया घाटा? क्योंकि अब वो 8 केजी खरीद सकता है, उसकी वैल्यू कम हो गई और इस कारण जो है क्रय शक्ति में गिरावट के कारण रुपए की जो इंटरनेशनल लेवल पर है मांग गिरती है और मांग गिरती है तो डॉलर की मांग बढ़ती है। क्यों बढ़ती? क्योंकि इसकी साख ज़्यादा है। इस पर लोग विश्वास करते हैं कि हमने आज इसमें चेंज कर मुद्रा में अगर हम आज कहीं से चीज़ खरीदते हैं या कहीं से चीज़ लेते हैं, तो उसमें 10 केजी गेहूँ आज भी खरीद सकते हैं। ये एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए है। उसमें 10 केजी गेहूँ आज भी खरीद सकते हैं और 10 केजी ही हमें कुछ दिनों के बाद मिलेगी, ठीक है? उतने ही रुपए में। तो क्रय शक्ति हमारी कम नहीं होगी। तो इस कारण इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर की मांग बढ़ती है। अब कई दफ़ा होता है क्या है, डॉलर की मांग इतनी बढ़ जाती है कि इसकी क्रय शक्ति भी मांग के कारण बढ़ जाती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी तो उसकी क्रय शक्ति मतलब उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है? अगर ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, जैसे 100 लोग हैं, अब 100 लोग डिमांड कर रहे हैं $10 की और $10 के अलावा ज़्यादा पूँजी नहीं। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि 10 के $10 मुझे दे दो, एक व्यक्ति कह रहा है कि 10 के $10 मुझे मुझे दे दो। तो इस कारण जो है इसकी जो माँग है वह बढ़ोतरी होगी इसमें। अब जो इनकी रुपए हो गया उनमें कमी आएगी। यानी ये जो भारतीय इसके पास ₹100 है, ठीक है? ये एक दूसरा है चीनी है, इसके पास 120 येन है, समथिंग ऐसे ही, ठीक है? और नहीं सॉरी इसके पास मान लो 1100 येन है। तो ये कहेगा कि 1100 ज़्यादा लिख दिया मैंने, इतनी नहीं इनकी मुद्रा की वैल्यू 720 समथिंग ऐसा ही कुछ है। तो ये कहेगा कि मैं $100 दे दूँगा, आप मुझे ₹10 दे दो, ये कहेगा 720 दे दूँगा, आप मुझे $10 दे दो। तो इस प्रकार भी डॉलर की वैल्यू जो है प्रभावित होती है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मैं इतना गहरा आपको लेकर नहीं चलूँगा। मैंने बिल्कुल ईज़ी वे में आपको समझा दिया, गेहूँ वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? गेहूँ वाला कंसेप्ट आप याद रखना। बस यही आईएमएफ का काम है। आईएमएफ इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। जैसे भारत का आरबीआई जो है, भारत का जो आरबीआई है, जो भारत के राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार जो है आईएमएफ जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक नहीं किया है तो डिसलाइक कर दो, डिसलाइक नहीं किया तो कमेंट कर दो। कुछ तो कर दो, ठीक है? अगर चाहते हो कि कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए और जय हिंद, जय भारत।